हेलो फ्रेंड्स, विजय जी एकेडमी पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कराऊंगा भारतीय संविधान का टॉपिक प्रधानमंत्री से संबंधित। पहले मैं आप लोगों को वन लाइनर क्वेश्चंस कराऊंगा। इसके बाद में प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस कराऊंगा। आप लोग वन लाइनर क्वेश्चन देखने के बाद प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस जरूर देखिएगा कि आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो उत्तर है राष्ट्रपति करता है। अगला है कि प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, तो उत्तर है राष्ट्रपति दिलाता है प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ। अगला है कि भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है, तो उत्तर है कितनी भी बार वो हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र होता है, तो क्या होता है दोस्तों, वो होता है प्रधानमंत्री। अगला है कि संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो उत्तर है प्रधानमंत्री होता है। अगला है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो उत्तर है प्रधानमंत्री होता है। अगला है कि आम तौर पर भारत का प्रधानमंत्री होता है, तो किसका होता है दोस्तों, लोकसभा का सदस्य होता है। कभी कभार राज्यसभा का भी सदस्य प्रधानमंत्री बना है भारत में। अगला है कि मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो उत्तर है प्रधानमंत्री करता है। अगला क्वेश्चन है कि संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है, तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री के पास होती है वास्तविक कार्यपालिका शक्ति। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई, तो उत्तर है ब्रिटेन में विकसित हुई थी संसदीय प्रणाली। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है, किसमें निवास करती है दोस्तों, प्रधानमंत्री में निवास करती है। अगला कि किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए, तो उत्तर है जनता पार्टी ने 2 वर्ष में 2 प्रधानमंत्री दिए थे। अगला है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो उत्तर है अनुच्छेद 75 में वर्णित है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला है कि भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए, तो कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला है कि प्रधानमंत्री कौन बनता है, तो उत्तर है लोकसभा में बहुमत दल का नेता जो होता है वो प्रधानमंत्री बनता है। अगला है कि यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं, तो क्या होता है वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री का पद है, तो कैसा है दोस्तों, ये संविधान द्वारा सृजित है। अगला है कि प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा के सदस्य कौन थे, तो वो थे दोस्तों HD देवेगौड़ा। जिस समय इन्होंने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया उस समय वो विधानसभा के सदस्य थे। अगला है कि लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो उत्तर है चौधरी चरण सिंह थे विश्वास मत प्राप्त हासिल किए बिना भारत के पहले प्रधानमंत्री। अगला है कि कांग्रेस आई द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा था, किसको, चौधरी चरण सिंह को त्यागपत्र देना पड़ा था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो उत्तर है मोरारजी देसाई बने थे प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। अगला है कि सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे, तो उत्तर है राजीव गांधी थे। अगला है कि सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे, तो उत्तर है मोरारजी देसाई। दोस्तों, अब देखते हैं महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का मासिक वेतन। इससे कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों, राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है, 5 लाख होता है। उपराष्ट्रपति का 4 लाख होता है। लोकसभा अध्यक्ष का 4 लाख होता है और राज्यपाल का 3,50,000 होता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का होता है 2,80,000 रुपये। इसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश उनका होता है 2,50,000। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 2,50,000। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश होता है 2,25,000 होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त 2,50,000 रुपये होता है। महान्यायवादी का भी 2,50,000 रुपये होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का भी 2,50,000 रुपये होता है। अब देखते हैं संघीय मंत्री परिषद से संबंधित क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो उत्तर है प्रधानमंत्री होता है। अगला है कि कौन व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य हो सकता है, तो उत्तर है संसद का सदस्य जो हो वो मंत्री परिषद का सदस्य हो सकता है।
अगला है कि क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? तो उत्तर है हाँ, हो सकता है। अगला है कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो उत्तर है राष्ट्रपति दिलाता है मंत्रिपरिषद को गोपनीयता की शपथ। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है कि मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य संसद के किसी सदन का सदस्य ना होते हुए अधिक से अधिक कितने दिनों तक मंत्री पद पर बना रह सकता है? तो उत्तर है 6 माह तक बना रह सकता है, अगर वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। इसके बाद उसको इस्तीफा देना पड़ सकता है। अगला है कि मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं तो क्या होते हैं दोस्तों? प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री होते हैं मंत्रिपरिषद में। अगला है कि मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? तो उत्तर है 3 स्तर के मंत्री होते हैं। अगला है कि मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम क्या है? तो पहले नंबर पर होता है कैबिनेट मंत्री, उसके बाद होता है राज्य मंत्री, फिर कौन होता है? उप मंत्री होता है। अगला है कि मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है, किसके प्रति होता है दोस्तों? ये होता है राष्ट्रपति के प्रति। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, किसके प्रति होते हैं? केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला है कि भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ सकता है। कितने महीने बाद? 6 महीने बाद। अगर या तो सदस्य बन जाता है तो चलता रहेगा, अगर सदस्य नहीं बन पाता है तो वो 6 माह बाद इस्तीफा देना पड़ सकता है। अगला है कि भारतीय संविधान के प्रावधानों में कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युत को विवेचित करता है? तो उत्तर है अनुच्छेद 75 है। इसके बाद अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? तो उत्तर है मंत्रिपरिषद पर विचार करते हैं, अनुच्छेद 74 और 75। अगला है कि भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं कहाँ से? उत्तर है लोकसभा से लिए जाते हैं मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य। अगला है कि मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो उत्तर है सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण करते हैं मंत्रिमंडल का गठन। अगला है कि केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की स्थिति क्या होती है? उत्तर है वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो उत्तर है 1963 में। अगला है कि सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो उत्तर है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला है कि यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? तो उत्तर है हाँ, वो दे सकता है। अगला है राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? तो उत्तर है प्रश्न उत्तर सत्र होता है शून्यकाल का अर्थ। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी किसके पास होता है? तो उत्तर है मंत्रिपरिषद के पास होता है वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार। अगला है कि जो व्यक्ति संसद सदस्य ना हो उसे क्या मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तो उत्तर है हाँ, पर उसे 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य बनना होगा। अगला है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? तो उत्तर है 36 सदस्य थे मंत्रिपरिषद में स्वतंत्र भारत के समय। अगला है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? तो उत्तर है राजकुमारी अमृता कौर थी मंत्रिमंडल में शामिल एकमात्र महिला मंत्री। अगला है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? तो उत्तर है सरदार बलदेव सिंह थे पहले प्रथम रक्षा मंत्री। अगला एक स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला कि संघीय मंत्रिपरिषद में पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? तो उत्तर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे मंत्रिपद से इस्तीफा देने वाले पहले व्यक्ति। अगला है कि कौन सा प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो उत्तर है विश्वास प्रस्ताव रह सकती है मंत्रिपरिषद। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? तो उत्तर है सदन का विघटन जो है विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है। अब देखते हैं इसके प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस। दोस्तों अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। इसमें पहला क्वेश्चन है कि जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है कितने दिनों तक? तो उत्तर है 6 माह तक रह सकता है। अगला है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से
निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी हैं? तो उत्तर है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है मंत्रिपरिषद। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो उत्तर है विश्वास प्रस्ताव है जो मंत्रिपरिषद रख सकती है। अगला क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए कितनी? कम से कम 50 होनी चाहिए, तभी ये प्रक्रिया शुरू हो सकती है। अगला है कि लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या कितनी होती है? तो उत्तर है कुल सदस्य संख्या का 1/10 हो सकती है लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो उत्तर है उत्तर प्रदेश में जो है लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में क्या है प्रतिनिधित्व अधिक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ था? तो उत्तर है 1952 में हुआ था लोकसभा का प्रथम आम चुनाव। अगला है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करता है किसके लिए? लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करके देता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था? तो उत्तर है जीवी मावलंकर, इनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अगला है कि भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है किसके लिए? लोकसभा के लिए होता है जिम्मेदार मंत्रिपरिषद। अगला है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो उत्तर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री। अब देखते हैं कि कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव में पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इससे कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछा जाएगा। दोस्तों प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और इनके पास कौन कौन पद थे? कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष भी थे, विदेशी मामले राष्ट्रमंडल थे, मतलब ये इनके पास पदभार थे। और कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था गृह सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय, बलदेव सिंह के पास था रक्षा मंत्रालय, जान मथाई के पास था उद्योग तथा आपूर्ति, और सी राजगोपालाचारी के पास था शिक्षा मंत्रालय, CH भाभा के पास कार्य खनन एवं बंदरगाह था, राजेंद्र प्रसाद थे खाद्य एवं कृषि मंत्री, आसफ अली थे रेलवे मंत्री, जगजीवन राम थे श्रम मंत्री, लियाकत अली खान दोस्तों पहले वित्त मंत्री थे, I चुंदरीगर कौन थे दोस्तों? वाणिज्य मंत्री थे, अब्दुल खान नस्तर थे संचार मंत्री, जोगिंद्रनाथ मंडल विधि मंत्री थे, गजानतर अली खां स्वास्थ्य मंत्री थे। मतलब पहले मंत्रिमंडल की बात हो रही है यहाँ पे। अब देखते हैं प्रमुख पदाधिकारी से संबंधित क्वेश्चन। प्रमुख पदाधिकारी क्या थे दोस्तों? पहला क्वेश्चन है इसमें कि भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? तो उत्तर है उप प्रधानमंत्री का कोई भी उल्लेख नहीं है भारतीय संविधान में। अगला है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो उप मुख्यमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे? तो उत्तर है मोरारजी देसाई की सरकार में दो मुख्यमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे। अगला है कि लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्य की कुल संख्या सदस्यों की संख्या के कम से कम कितने % होनी चाहिए? कुल होनी चाहिए 10% होनी चाहिए लोकसभा में विरोधी दल का नेता बनने के लिए। अगला है कि लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को उसके किसके समान सुविधाएं और मान्यताएं प्रदान की जाती हैं? किसके समान? कैबिनेट मंत्री के समान उसको सुविधाएं प्रदान की जाती हैं नेता विरोधी दल को। अगला है कि लोकसभा में विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता कौन थे? तो उत्तर है राम सुभाग सिंह थे लोकसभा में विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता। अगला है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो उत्तर है लोकसभा के सदस्य करते हैं लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव। अगला है कि लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष जिसे प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो उत्तर है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है प्रोटेम स्पीकर, जो क्या करता है नए निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है। अगला है कि लोकसभा अध्यक्ष किस रूप में शपथ लेता है? तो उत्तर है लोकसभा के आम सदस्य के रूप में शपथ लेता है लोकसभा अध्यक्ष। अगला है कि लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ ग्रहण कौन कराता है? उत्तर शपथ ग्रहण की कोई आवश्यकता नहीं होती है लोकसभा अध्यक्ष को। अगला है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? उत्तर है लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र।
अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार से हटाया जा सकता है। तो उत्तर है लोकसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से संकल्प पारित कर उसे हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष को प्रतिमाह वेतन के रूप में कितने रुपए मिलते हैं। तो उत्तर है 4 लाख रुपए मिलते हैं लोकसभा अध्यक्ष को। अगला है कि निर्णायक मत देने का अधिकार है तो किसको दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष को है निर्णायक मत देने का अधिकार। अगला है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है। तो उत्तर है लोकसभा का सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्य करता है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की अनुपस्थिति में अध्यक्षता। अगला है कि लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है किसके द्वारा होता है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा होता है लोकसभा सचिवालय नियंत्रित। अगला है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है। तो उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला है कि लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है। तो उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला है कि किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है। तो उत्तर है नियम समिति का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा अध्यक्ष ही होता है। अगला है कि लोकसभा महासचिव जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो उत्तर है स्पीकर के द्वारा। अगला है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है। तो उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष को है विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार। अगला है कि लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है। तो उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है। अगला है कि लोकसभा के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है। तो कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। अब दोस्तों कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद शेष क्वेश्चन को अगले वीडियो में करवाऊंगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो उत्तर है गणेश वासुदेव महावलंकर थे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। अगला है कि भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था। तो कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी थे। इन्होंने राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा अध्यक्ष के पद पर भी काम किया था। अगला है कि प्रथम स्पीकर जिनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था कौन थे। तो उत्तर है जीवी मावलंकर थे। अगला है कि लोकसभा के पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं। तो उत्तर है जीवी मावलंकर जाने जाते हैं लोकसभा के पिता के रूप में। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश परंपराओं के अनुरूप किस लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वप्रथम अपने दल की सदस्यता त्याग दी थी। तो उत्तर है नीलम संजीव रेड्डी ने अपने पद दल की सदस्यता त्याग दी थी। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो उत्तर है अनंत श्याम एंगर थे लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष। अगला है कि अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो उत्तर है GMC बालयोगी थे जो अपने पद पर रहते हुए इनका देहांत हो गया था। अगला है कि लोकसभा में विपक्ष के किस दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है। तो उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा दी जाती है विपक्षी दल को मान्यता। अगला है कि अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए अध्यक्ष द्वारा कितने सभापतियों को एक नामावली तैयार की जाती है। तो उत्तर है 6 सदस्यों की एक नामावली तैयार की जाती है। अगला है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा भेज सकता है, किसको भेज सकता है, उपाध्यक्ष को भेज सकता है लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा। अगला है कि लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है, कैसे, यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे तो उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। अगला है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। उत्तर है भारत का महान्यायवादी होता है प्रथम विधि अधिकारी। अगला है कि भारत के अटॉर्नी जनरल जिसको महान्यायवादी बोलते हैं की नियुक्ति कौन करता है। तो उत्तर है भारत का राष्ट्रपति करता है। अगला है कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है। तो उत्तर है अटॉर्नी जनरल जिसे महान्यायवादी कहते हैं, ये कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। अगला है कि भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है। तो उत्तर है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये प्रमुख विधि परामर्शदाता होता है। अगला है कि वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है। तो उत्तर है भारत का अटॉर्नी जनरल, ये संसद का सदस्य नहीं होता है लेकिन संसद को संबोधित कर सकता है। अगला है कौन सा प्राधिकारी संसद के किसी भी सदन का कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो उत्तर है भारत का महान्यायवादी होता है, ये सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। अगला है कि भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण कर सकता है। तो उत्तर है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो अपना पद धारण कर सकता है भारत का महान्यायवादी।
अगला क्वेश्चन है कि किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने अन्य कार्रवाई में सम्मिलित होने तथा संसद के किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। तो उत्तर है भारत के अटॉर्नी जनरल। अगला है कि भारत का महान्यायवादी को प्रति माह कितना रुपया मिलता है? तो उत्तर है 2,50,000 रुपये मिलता है महान्यायवादी को प्रतिमाह वेतन। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो उत्तर है अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति को राष्ट्रपति कर सकता है महान्यायवादी की नियुक्ति। अगला है कि जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीन कार्य करता है? तो उत्तर है संभागायुक्त के अधीन वो कार्य करता है। अगला है कि भारत सरकार का सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होता है? तो उत्तर है भारत के मंत्रिमंडल सचिव जो होते हैं ये सर्वोच्च शासकीय अधिकारी होते हैं। अगला है कि प्रमुख सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तर है राष्ट्रपति करता है मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ और आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।